हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डायबिटीज़ मेलाइटस बीमारी के बारे में, हमने डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी पढ़ ली थी। आखिरी क्लास में भी हमने उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की कौन कौन सी जांचें हम करवा सकते हैं और साथ ही साथ मैनेजमेंट के क्या क्या ऑप्शन हमारे टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ और टाइप सेकंड के लिए हो सकते हैं, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों के मैनेजमेंट में हमने तीन तीन पॉइंट्स पढ़े। टाइप फर्स्ट के मैनेजमेंट में पहला डाइटरी मैनेजमेंट, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा इंसुलिन थेरेपी हमने पढ़ा था। वहीं अगर हम बात करें टाइप सेकंड के मैनेजमेंट के बारे में, तो टाइप सेकंड के मैनेजमेंट भी हमने तीन पॉइंट पढ़े थे। पहला डाइटरी मैनेजमेंट, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयाँ। इनके बारे में हमने तीन तीन पॉइंट दोनों के अंदर पढ़े थे। हम डाइटरी मैनेजमेंट और एक्सरसाइज के बारे में डिटेल जानकारी डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट, जो कि टाइप फर्स्ट के मैनेजमेंट में था, इंसुलिन थेरेपी। तो अब इंसुलिन थेरेपी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि इंसुलिन कितने प्रकार का है, क्या क्या होता है, सभी बात डिस्कशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इंसुलिन थेरेपी के बारे में। इंसुलिन थेरेपी को हम समझें उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो रेडीमेड इंसुलिन जो अवेलेबल हैं, वह कितने प्रकार के इंसुलिन अवेलेबल हैं, मीन्स कौन कौन से इंसुलिन हम रेडीमेड तौर पर मरीज को लगा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन को अलग अलग आधार पर क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई कैसे? पहला क्लासिफाई करने का आधार तो यह है, पहला अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ इंसुलिन। पहला क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ इंसुलिन। यहां सोर्स ऑफ इंसुलिन से तात्पर्य समझें कि जो रेडीमेड इंसुलिन लगाने के लिए तैयार किया गया है उसका सोर्स कहां क्या है, ये इंसुलिन मिला कहां से है। इस आधार पर इंसुलिन को हम दो अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। तो सोर्स के आधार पर इंसुलिन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला तो होता है ह्यूमन इंसुलिन और दूसरा होता है एनिमल इंसुलिन। अब इसका तात्पर्य समझें कि ह्यूमन इंसुलिन और एनिमल इंसुलिन से क्या मतलब है। मीन्स अगर किसी इंसान से इंसुलिन लिया गया है तो उसे हम ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं, और किसी एनिमल के अंदर से इंसुलिन निकाला गया है या बनाया गया है तो उसे हम एनिमल इंसुलिन के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे सोर्स के आधार पर, तो दो प्रकार का हो गया। अब हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के आधार पर, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के आधार पर इंसुलिन चार प्रकार का होता है। अब ये चार प्रकार हम समझें उससे पहले तो इस सेंटेंस का मतलब समझना होगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से क्या तात्पर्य है। पहला क्लासिफिकेशन था सोर्स के आधार पर, मींस इंसुलिन प्राप्त कहां से हुआ है उस आधार पर, या तो वो इंसानों से प्राप्त होगा कि जानवरों से प्राप्त होगा। तो इस आधार पर दो प्रकार थे, ह्यूमन इंसुलिन एंड एनिमल इंसुलिन। अब बात करें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मींस अलग अलग तरह के इंसुलिन होते हैं। कुछ इंसुलिन तो ऐसे होते हैं जो लगाने के तुरंत बाद बहुत तेजी से अपना असर दिखाते हैं, जबकि कुछ इंसुलिन ऐसे होते हैं जो असर बहुत धीरे धीरे दिखाते हैं, कुछ बहुत लंबे समय तक असर दिखाते हैं। मीन्स उनके एक्शन करने का जो समय होता है उसके आधार पर कि कोई सा इंसुलिन 2 घंटे काम करता है, कोई 4 घंटे, कोई 8 घंटे, तो उनके एक्शन करने के समय के आधार पर हमने इंसुलिन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। और बेसिकली टाइप्स होते हैं ड्यूरेशन के आधार पर चार प्रकार का। चार कौन कौन से? पहला होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। पहले प्रकार का इंसुलिन है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। दूसरे प्रकार का इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तीसरे प्रकार का इंसुलिन है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। और चौथे प्रकार का इंसुलिन होता है दैट इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब चार हमने नाम लिख दिए कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के आधार पर इंसुलिन चार प्रकार का है। पहला रैपिड एक्टिंग। रैपिड नाम से ही क्लियर है, ऐसे इंसुलिन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखाते हैं, बहुत जल्दी से शरीर में जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं, उन्हें रैपिड एक्टिंग बोलते हैं। इनसे थोड़ा
धीरे एक्शन दिखाने वाले। ध्यान दें, जैसे जैसे हम यहां नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अलग अलग का डिस्कशन करेंगे, उनके एक्शन दिखाने का समय जो है, मींस एक्शन स्टार्ट होने का समय तो बढ़ता जाएगा। ये जहां 15 मिनट में काम दिखा देगा, वहीं ये 30 मिनट लेगा उस काम को शुरू करने में। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड तो कम होती जाएगी, लेकिन उनका टोटल समय जो है, टोटल ड्यूरेशन जो है, वो बढ़ता जाएगा। अगर बात क्लियर नहीं हुई तो ये समझें कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्शन के लगा देते ही, ध्यान दें, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन अगर यहां इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी देर में ही अपने पीक एक्शन पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह जल्दी खत्म भी रहता है और यहां पर आकर इंसुलिन का एक्शन जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। मतलब ये रैपिड एक्टिंग है। अगर यहां इंजेक्शन लगाया, मतलब इस समय पर माना कि 10 बजे इंजेक्शन लगाया, तो वह तेजी से अपना प्रभाव दिखाएगा और तेजी से शरीर में खत्म भी हो जाएगा, टोटल एक्शन भी फिनिश हो जाएगा। वहीं हम बात करें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में, तो शॉर्ट एक्टिंग अगर आपने एक निश्चित समय पर लगाया, ये अपना काम तो थोड़ा स्लोली शुरू करेगा, लेकिन इसका टोटल समय जो है शरीर में इसके खत्म होने का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। कौन से का कितना होता है ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। केवल यहां नाम को क्लियर करें कि रैपिड बहुत तेज एक्शन दिखाएगा और तेज खत्म भी होगा। इसके बाद शॉर्ट है, थोड़ा धीरे से एक्शन दिखाएगा लेकिन खत्म भी धीरे धीरे होगा। वैसे ही इंटरमीडिएट इसकी तुलना में थोड़ा और स्लोली काम करेगा, थोड़े और लंबे समय के लिए काम करेगा, और लॉन्ग एक्टिंग वाला और लंबे ड्यूरेशन के लिए अपना एक्शन दिखाने वाला है। तो कौन सा इंसुलिन शरीर में कितनी देर तक काम करता है, इस आधार पर हमने 4 प्रकार के इंसुलिन डिवाइड किए हैं। पहला रैपिड एक्टिंग, दूसरा शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा इंटरमीडिएट एक्टिंग और चौथा लॉन्ग एक्टिंग। हम बात करेंगे इन चारों प्रकार के इंसुलिन के बारे में। अब इन चारों प्रकार के इंसुलिन में याद रखने योग्य बातें क्या क्या हैं वो समझें। सबसे पहला, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है, पहली बात तो ये याद रखनी है कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। मीन्स ऐसे कौन कौन से इंसुलिन हैं जो बहुत रैपिडली काम करते हैं, मीन्स रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में कौन कौन से इंसुलिन आते हैं, ये एग्जाम्पल हमें याद रखने होंगे। साथ ही साथ हमें अलग अलग समय याद रखना है, और समय क्या क्या याद रखना है वो समझें। हमें ऑनसेट ऑफ इंसुलिन एक्शन याद रखना होगा, पीक एक्शन याद रखना होगा, और टोटल ड्यूरेशन जो है वो याद रखना होगा। टोटल ड्यूरेशन याद रखना होगा। अब इन तीनों तथ्यों का हम मतलब समझें, उससे पहले यहां एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर हम इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल होते हैं, पहला इंसुलिन लिस्प्रो, पहला एग्जाम्पल है इंसुलिन लिस्प्रो, दूसरा होता है इंसुलिन एस्पार्ट, और तीसरा होता है इंसुलिन ग्लूलिसिन। इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन, ये 3 इंसुलिन के प्रकार हैं। ये 3 इंसुलिन के नाम हैं। ये तीनों प्रकार के इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यह तो एक्चुअल में इंसुलिन का नाम है, ये मार्केट में किस नाम से मिलता है, तो इंसुलिन लिस्प्रो को मार्केट में हम ह्यूमालॉग के नाम से जानते हैं, एस्पार्ट को हम नोवालॉग के नाम से जानते हैं, और ग्लूलिसिन को हम एपिड्रा के नाम से जानते हैं। तो आपको मार्केट में जो वाइल मिलेगा इंसुलिन का वाइल जो मिलने वाला है, इंसुलिन लिस्प्रो, उसका जेनेरिक नाम जो ब्रांड नेम है वो ह्यूमालॉग होता है, इंसुलिन एस्पार्ट दैट इज नोवालॉग, और ग्लूलिसिन जो होता है उसे हम एपिड्रा के नाम से जानते हैं। तो ये 3 नाम पता रखें, ह्यूमालॉग, नोवालॉग एंड एपिड्रा। ये तो ब्रांड नेम है और एक्चुअल इंसुलिन के नाम है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। अब काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि नाम याद कौन सा रखें, ये लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन याद रखें या फिर ह्यूमालॉग, नोवालॉग और एपिड्रा याद रखें।
तो यहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण दोनों ही नाम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर लिस्प्रो नाम न लिखकर उनका फेमस जो ब्रांड नेम है वो भी लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डायूरेटिक्स जब पूछते हैं तो कई जगह पर फ्रूसेमाइड की जगह पर सीधा लेसिक्स भी ऑप्शन में होता है, तो लेसिक्स जो कि एक फेमस ब्रांड नेम है। उसी प्रकार लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन जो इंसुलिन के नाम हैं, उनके फेमस ब्रांड नेम भी हमें पता रखने हैं। एग्जाम में ऑप्शन में यह भी आ सकता है कि ह्यूमालॉग कैसा इंसुलिन है, कैसे काम करता है, तो पता होना चाहिए कि ह्यूमालॉग जो है वह लिस्प्रो इंसुलिन है और यह रैपिड एक्टिंग प्रकार का इंसुलिन होने वाला है। क्लियर? तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, ये तीनों ही प्रकार के इंसुलिन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इन इंसुलिन के बारे में हम ये 3 बिंदु क्यों समझ रहे हैं, इनका क्या मतलब है। तो इनका मतलब समझें, ऑनसेट का मतलब होता है कि कोई इंसुलिन जब किसी निश्चित समय पर लगाया जाता है तो वह अपना काम स्टार्ट करने में कितना समय लेता है, उसे हम ऑनसेट के नाम से जानते हैं। कैसे वो समझें, मान लिया जाए एक मरीज को हम सुबह 9 बजे जो है वह एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हैं। ध्यान दें, किसी पेशेंट को हम सुबह 9 बजे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हैं। अगर आप 9 बजे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगाएंगे तो उसका काम कब शुरू होगा, तो लगभग 9:15 बजे के आसपास इस इंसुलिन का काम शरीर में शुरू हो पाएगा। क्लियर? इसका मतलब इस पेशेंट को काम शुरू करने में ही कितना समय लग गया, उसे लगभग 15 मिनट तो लगाने के बाद काम शुरू करने में ही लग गए। इसका मतलब किसी इंसुलिन को लगाने के बाद में काम स्टार्ट करने में जो समय लगता है उसे हम ऑनसेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि काम एक बार शुरू होगा तो फिर धीरे धीरे अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक पहुंचेगा और उस हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग को हम पीक एक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, यहां पर हमने इंसुलिन को 9 बजे 9 AM पे लगाया था। लगभग 15 मिनट का समय बीत गया और 15 मिनट का समय बीतने के बाद यहां काम शुरू हुआ है। तो जितना समय काम शुरू करने से पहले लग गया वो तो हम पढ़ेंगे ऑनसेट के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि कितनी देर में वह इंसुलिन अपने पीक एक्शन पर पहुंच गया। तो इंसुलिन लगाने से लेकर इंसुलिन के पीक एक्शन तक पहुंचने में जो समय होगा उसे हम पीक के अंतर्गत लिखने वाले हैं। और पीक पे जाने के बाद धीरे धीरे इंसुलिन का प्रभाव कम होने लगता है और यहां पर जाकर इंसुलिन का फंक्शन खत्म हो जाता है। तो जहां खत्म होगा, इंजेक्शन लगाया गया था, वहां से लेकर प्रभाव खत्म होने तक का जो टाइम होगा वो तो हम लिखने वाले हैं ड्यूरेशन में। अब अगर तीनों बातें समझ में नहीं आई हैं तो मैं वापस से बोल लेता हूं एक सिस्टमेटिक वे में, ध्यान से सुन लें। सबसे पहला, हमने कोई इंजेक्शन सुबह 9 बजे लगाया तो एक बात तो ये क्लियर कर लें कि 9 बजते ही काम शुरू नहीं होगा। दवाई को शरीर में जाकर अपना काम शुरू करने में कुछ समय जरूर लगने वाला है। तो अब बात करते हैं कि उसे काम शुरू करने में कितना समय लगेगा। तो अब यहां पर जो हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, अगर 9 बजे लगाए जाएं तो 15 मिनट बाद ये अपना काम शुरू करते हैं। मीन्स लगभग 15 मिनट का समय तो ये ऐसे ही बीत गया। इंजेक्शन लगाने के बाद भी 15 मिनट तक तो एक्शन हुआ ही नहीं है। तो जितना समय काम के शुरू होने में लग गया वो तो हम लिखेंगे ऑनसेट के अंदर। फिर आती है बात, काम यहां 9:15 पे आके शुरू हो गया तो फिर धीरे धीरे उसका फंक्शन बढ़ने लगेगा और कुछ देर में वो अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक पहुंच जाएगा। जब वह अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग तक पहुंचेगा तो उसे हम पीक एक्शन बोलेंगे। तो मान लिया जाए कि पीक एक्शन यहां पर जाकर आया है तो इसके इंजेक्शन लगाने से लेकर आपके इंजेक्शन के पीक एक्शन के आने तक का जो समय है इसे हम पीक एक्शन के अंतर्गत लिखने वाले हैं। मींस इंजेक्शन 9 बजे लगाया था, मान लेते हैं हाईएस्ट काम जो है वो लगभग 10 बजे के लगभग आया है, तो हम यहां पीक एक्शन उसका 1 आवर लिखने वाले हैं
तो मीन्स इंजेक्शन लगाने से लेकर हाईएस्ट फंक्शन अचीव करने तक, मैक्सिमम प्रभाव आने तक का जो समय है उसे हम पीक एक्शन बोलने वाले हैं। इंसुलिन अपने पीक एक्शन पर जाकर धीरे धीरे उसका असर कम होने लगेगा और कम होते होते कुछ देर बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। तो जब इसका एक्शन शरीर में खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट में इंजेक्शन लगाया था वहां से लेकर एक्शन खत्म हुआ, ये जो टाइम बीतेगा इस टाइम को हम लिखने वाले हैं ड्यूरेशन के अंतर्गत। तो ध्यान दें, ऑनसेट मतलब काम शुरू करने में लगने वाला समय, पीक मतलब अपना हाईएस्ट काम दिखाने में लगने वाला समय, और ड्यूरेशन इंसुलिन लगाने से लेकर इंसुलिन के शरीर में खत्म हो जाने तक का टोटल समय जो होता है वह हम ड्यूरेशन के अंतर्गत लिखने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक इंसुलिन के बारे में, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इन सब के बारे में कौन कौन सा समय कितना कितना होता है इस बारे में हम लिखने वाले हैं। अब ध्यान दें, जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं उनका लगभग एवरेज देखा जाए तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन लगभग 15 से 20 मिनट्स होने वाला है। कितना होने वाला है? 15 से 20 मिनट। मतलब इन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को लगाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर इनका एक्शन शुरू होता है, उनका फंक्शन जो है वह स्टार्ट होने वाला है। 15-20 मिनट में काम शुरू करने के बाद में यह अपने पीक एक्शन पर लगभग 30 से 90 मिनट के बीच में पहुंच जाते हैं। इतने समय के बीच में लगभग 30 से 90 मिनट, मतलब 9 बजे इंजेक्शन लगाया है तो लगभग 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में ये इंसुलिन अपने मैक्सिमम प्रभाव पर होगा, अपने चरम पर होगा, और उसके बाद में वह धीरे धीरे कम होने लगेगा और लगभग 2 से 4 घंटे में, लगभग 2 to 4 आवर्स के अंदर इन इंसुलिन का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो होने वाला है 2 to 4 आवर्स। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ा कि रैपिड एक्टिंग में 3 इंसुलिन आते हैं, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन। लिस्प्रो मतलब ह्यूमालॉग, एस्पार्ट मतलब नोवालॉग, ग्लूलिसिन मतलब एपिड्रा। और यहां उनका ऑनसेट 15 से 20 मिनट, पीक 30 से 90 मिनट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से 4 घंटे होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के इंसुलिन के बारे में। हमारे दूसरे प्रकार के इंसुलिन हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। दूसरे प्रकार के जो इंसुलिन हैं वो होंगे हमारे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है दैट इज रेगुलर इंसुलिन। कौन सा होने वाला है? रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन इट इज एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसके भी कई सारे ब्रांड नेम हैं, ह्यूमुलिन आर, नोवोलिन, इस नाम से जो मार्केट में इंसुलिन मिलते हैं वह रेगुलर इंसुलिन होते हैं। तो ह्यूमुलिन आर जो होता है, आर मतलब रेगुलर इंसुलिन, तो ह्यूमुलिन आर के नाम से जो मिलता है, नोवोलिन के नाम से भी मिलता है। तो ह्यूमुलिन आर या नोवोलिन नाम का जो इंसुलिन होता है वह रेगुलर इंसुलिन है। तो रेगुलर इंसुलिन तो एक्चुअली इंसुलिन का केमिकल नाम है और ह्यूमुलिन आर उसका ब्रांड नेम है जो मार्केट में इस नाम से मिलने वाला है। तो ह्यूमुलिन आर पता रखें, ह्यूमुलिन आर या नोवोलिन यह रेगुलर इंसुलिन है। और रेगुलर इंसुलिन किसके अंतर्गत आता है? यह शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के अंतर्गत आने वाला है। अब बात करें इस रेगुलर इंसुलिन के ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसका काम शुरू होने में लगभग 30 मिनट का समय लगने वाला है। कितनी देर लगेगी? लगभग 30 मिनट का समय इसका काम स्टार्ट होने में लगेगा और यह अपने पीक एक्शन पर लगभग 1 to 2 आवर्स के बीच में पहुंचने वाला है। मीन्स लगभग 1 से 2 घंटे में यह अपने पीक पर पहुंचेगा और इसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग 4 to 6 आवर तक शरीर में बना रहता है। मतलब लगभग 6 घंटे तक इस इंसुलिन का असर शरीर में रहने वाला है। मीन्स अगर सुबह 10 बजे लगाया है तो यह शाम को 4 बजे तक अपना असर दिखा सकता है। मीन्स मैक्सिमम 6 घंटे तक इसका असर रहेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि 10 बजे अगर इंजेक्शन लगाया है तो इसका हाईएस्ट असर कब रहेगा, यह अपने मैक्सिमम प्रभाव में कब रहेगा, तो लगभग 1 से 2 घंटे के अंतर्गत। मतलब 10 बजे इंसुलिन लगाया है तो लगभग 11 से 12 बजे के बीच में यह अपने मैक्सिमम प्रभाव में रहने वाला है। तो पता रखें
पीक मतलब अपने चरम प्रभाव पर है, और इसके अलावा ड्यूरेशन मतलब इसका टोटल असर इतने समय तक शरीर में रहने वाला है। तो हमने दो प्रकार के इंसुलिन पढ़े, पहला रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जिसके हमने एग्जाम्पल और उनका ड्यूरेशंस पढ़े, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन, और रेगुलर इंसुलिन का ब्रांड नेम होता है ह्यूमुलिन आर। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के इंसुलिन के बारे में। हमारा तीसरा प्रकार का इंसुलिन होता है दैट इज द इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तीसरा प्रकार का इंसुलिन है दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के केस में भी हम तीनों प्रकार की चीजें पढ़ने वाले हैं, पहला ऑनसेट, दूसरा पीक एक्शन, और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। पहला ऑनसेट, दूसरा पीक और तीसरा ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं उसमें कौन कौन से इंसुलिन आते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल होता है दैट इज द एनपीएच इंसुलिन। क्लियर, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है एनपीएच इंसुलिन, और एनपीएच का मतलब होता है दैट इज न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेडॉन। न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेडॉन, ये हमारा एनपीएच का फुल फॉर्म होता है। तो एनपीएच इंसुलिन केमिकल नेम है, ब्रांड नेम नहीं है, ध्यान दें। एनपीएच इंसुलिन जो होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेडॉन, यह एक प्रकार का इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है। और अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो यह इंसुलिन आइसोफेन के नाम से अवेलेबल होता है। किसके नाम से अवेलेबल है? यह इंसुलिन आइसोफेन के नाम से अवेलेबल है। तो इसमें इंसुलिन कौन सा होता है? एनपीएच इंसुलिन होता है, और आइसोफेन के अलावा यह ह्यूमुलिन एन के नाम से भी अवेलेबल है। ह्यूमुलिन एन के नाम से भी अवेलेबल है, और इसके अलावा आइसोफेन के नाम से भी अवेलेबल है। तो यह दो ब्रांड नेम है, एग्जाम्पल हैं एनपीएच इंसुलिन के। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका पीक एक्शन, ड्यूरेशन कितना होगा। तो इस प्रकार के इंसुलिन को अपना फंक्शन दिखाने में, स्टार्ट करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगने वाला है। मीन 1 to 2 आवर इसके काम के शुरू होने में, ऑनसेट होने में लगेगा। यह पीक एक्शन पर लगभग 4 से 12 घंटे के बीच में रहता है। 4 से 12 घंटे में भी स्पेसिफिक तौर पर बात करें तो कब रहेगा? लगभग 4 से 8 घंटे के बीच में यह अपने पीक एक्शन पर रहता है। और इसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो इसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वह लगभग 16 to 24 आवर्स रहने वाला है। तो यहां हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखा कि एनपीएच इंसुलिन जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग 16 से 24 घंटे, मतलब अगर आज 10 बजे इंजेक्शन लगाया है तो इसका असर शरीर में थोड़ा थोड़ा लास्ट तक अगले दिन 10 बजे तक भी रहने वाला है। तो यह इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, काफी लंबे समय तक अपना असर दिखाने वाला है। तो इंटरमीडिएट के बारे में 2-3 बातें पता रखनी है। पहला तो इंटरमीडिएट में इंसुलिन कौन सा आता है, तो नाम है एनपीएच इंसुलिन। किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है? तो आइसोफेन के नाम से भी अवेलेबल है, ह्यूमुलिन एन के नाम से भी अवेलेबल है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है? 1 से 2 घंटे में काम शुरू होता है। 4 से 12 घंटे के बीच काम अपने पीक लेवल पर पहुंचता है, और 16 से 24 घंटे टोटल समय हो सकता है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी प्रकार के इंसुलिन टाइप के बारे में, और चौथा होता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन ग्लेरिजिन। इंसुलिन ग्लेरिजिन जो है वह लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है। ध्यान दें, ग्लेरिजिन अलग है, ग्लूलिसिन अलग है। हमने अभी यहां पर एक नाम लिखा था दैट इज ग्लूलिसिन। ध्यान दें, ग्लूलिसिन जो है ये तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, और यहां पर हमने जो लिखा है वो ग्लेरिजिन है। क्लियर? तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये ग्लेरिजिन है, वह ग्लूलिसिन था। तो ग्लेरिजिन इंसुलिन जो होता है वह हमारा
इंसुलिन, ग्लेरिजिन हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है, और ग्लेरिजिन इंसुलिन का ब्रांड नेम जो है वो होने वाला है इंसुलिन लेंटस। तो जो आपने लेंटस इंसुलिन का नाम सुना है, वह लेंटस इंसुलिन जो होता है वो होता है इंसुलिन ग्लेरिजिन, और यह लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि ये लेंटस जो होता है, ये ग्लेरिजिन जो होता है, ये काम कैसे करता है, कब असर दिखाता है। तो इस इंसुलिन का असर आना शुरू ही कब होता है, लगभग 2 से 4 घंटों में इसका असर आना शुरू होता है। ये इंसुलिन अपने पीक लेवल पर नहीं पहुंचता है, और इसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो लगभग 24 से 36 घंटे इसका असर हमारे सर्कुलेशन में रह सकता है। अब यहां पर समझें कि हमने पीक क्यों नहीं लिखा है। तो पीक इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमारे ग्लेरिजिन इंसुलिन की खासियत यह है कि ये जब एक बार काम दिखाना शुरू करता है तो ऐसे ग्राफ नहीं बनाता है, वह एक बार काम शुरू करने के बाद कंटिन्यूअसली एक निश्चित दर से ही काम दिखाता रहता है। वह कोई अप एंड डाउन, एक बार अधिक काम दिखाना फिर धीरे धीरे कम दिखाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रखता है। इसलिए यह 2 से 4 घंटे में तो अपना काम शुरू करता है, और फिर वह धीरे धीरे काम लगभग अगले 24 से 36 घंटे के लिए दिखाता रहता है। इस प्रकार यह होता है हमारे लेंटस इंसुलिन के काम करने का तरीका। तो अब तक हमने चारों टाइप्स ऑफ इंसुलिन पढ़ लिए, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। अब याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली बात तो इन चारों प्रकार के इंसुलिन के जो एग्जाम्पल हैं वो प्रॉपरली याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी सुन लें। क्वेश्चन आ चुका है जोधपुर एम्स के एग्जाम में, जो 25 मार्च 2017 को हुआ। क्वेश्चन 1 लाइनर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन। निम्न में से कौन सा इंसुलिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन है। 4 ऑप्शन दिए गए, इंसुलिन लिस्प्रो, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन या ग्लेरिजिन इंसुलिन। तो जवाब होगा ग्लेरिजिन इंसुलिन। ध्यान दें, अभी हमने लॉन्ग एक्टिंग के एग्जाम्पल में लिखा था ग्लेरिजिन इंसुलिन। तो इस प्रकार का सवाल जोधपुर एम्स के एग्जाम में आ चुका है। दिल्ली एम्स के एग्जाम में यह भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन इज द फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन। निम्न में से कौन सा इंसुलिन सबसे तेज असर दिखाता है। तो वहां पर आंसर था लिस्प्रो। मींस बहुत तेज एक्शन करने वाला पूछें तो रैपिड एक्टिंग का नाम आएगा, फिर सबसे लॉन्ग एक्टिंग का पूछें, सबसे लंबे समय तक असर दिखाने वाला इंसुलिन पूछें तो वहां पर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का नाम आने वाला है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो इंसुलिन के प्रकार लिखे हैं उसमें पहला सवाल बनने का तरीका तो ये हो सकता है कि सीधा इंसुलिन का नाम पूछ लिया जाए कि कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा रैपिड है, कौन सा लॉन्ग है। एक तो इस प्रकार सवाल आ सकता है, तो हमें इन सभी के नाम प्रॉपरली याद रखने हैं। फिर दूसरा क्या तरीका हो सकता है इस टॉपिक से सवाल बनने का, वो समझें। दूसरा ये हो सकता है कि मान लिया जाए आपने एक मरीज को सुबह 9 बजे 9 AM पर इंसुलिन लिस्प्रो लगाया है। ध्यान दें, आपने एक पेशेंट को सुबह 9 बजे इंसुलिन लिस्प्रो लगाया है। इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना कब है। ध्यान दें, यहां मैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूं। हमने सवाल में यह दिया गया है कि आपने 9 बजे एक पेशेंट को लिस्प्रो इंसुलिन लगाया है। कौन सा इंसुलिन लगाया है। आपने एक पेशेंट को 9 बजे लिस्प्रो इंसुलिन लगाया है। आप इस पेशेंट में कितने बजे हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस के लिए मॉनिटर करने वाले हैं। सवाल पूछा गया है कि आपने सुबह 9 बजे लिस्प्रो इंसुलिन एक मरीज को लगाया है, आप कितने बजे इस मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस के लिए मॉनिटर करेंगे। अब एक बात तो यह है कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना क्यों है। हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना तो इसलिए है क्योंकि हमने दिया है वो क्या है, इंसुलिन है, और इंसुलिन का काम क्या होता है, वह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो हो सकता है इंसुलिन बहुत ज्यादा असर दिखा दे तो शुगर कम भी हो सकता है, इसलिए हमने हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस के लिए मॉनिटर करना है। अब सवाल पूछा गया कि मॉनिटर कब करना है। ऑप्शन दिए गए हैं कि हमें 9:15 बजे मॉनिटर करना है, या हमें 9:45 पे मॉनिटर करना है, या हमें
11 बजे मॉनिटर करना है या दोपहर में 1 बजे मॉनिटर करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि हमने 9 बजे लिस्प्रो लगाया था तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कब मॉनिटर करना है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा 9:15 AM, दूसरा ऑप्शन 9:45, तीसरा 11 और चौथा 1 बजे। अब ऐसे सवाल अगर आते हैं तो उनका आंसर करने का तरीका यह है कि हमें यह याद होना चाहिए कि जिस इंसुलिन का जिक्र क्वेश्चन में किया गया है उस इंसुलिन का टाइप कौन सा है और उस टाइप के इंसुलिन का पीक लेवल कब आता है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कब हो सकता है, जब इंसुलिन का काम शुरू हो तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया होगा, या इंसुलिन अपने पीक लेवल पर होगा तब हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला जवाब होगा कि सर जब इंसुलिन अपना हाईएस्ट प्रभाव दिखा रहा होगा तब संभावना है हाइपोग्लाइसीमिया होने की। तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि लिस्प्रो किसके अंतर्गत आता है। तो अभी ही हमने पढ़ा है, याद करें, लिस्प्रो किसके अंतर्गत आता है, रैपिड एक्टिंग में आता है। फिर दूसरी बात याद ये करनी है कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का पीक एक्शन कब आता है, तो लगभग 30 से 90 मिनट के बीच में ये अपने पीक एक्शन पर होने वाले हैं। अगर ये दो बातें आपको याद हैं तो आप इस प्रकार के सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब हमारा सवाल ये था कि लिस्प्रो 9 बजे लगाया है, तो अब आपको ये दिमाग में याद हो गया होगा कि इसका पीक एक्शन कब है। तो माइंड में रिकॉल करें कि इसका पीक एक्शन होता है 30 से लेके 90 मिनट के बीच में। तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया भी इसी समय के दौरान होने की संभावना है। फिर अब 4 ऑप्शंस को देखना है कौन सा ऑप्शन हमारे इस टाइम फ्रेम में सही बैठता है। पहला ऑप्शन दिया है 9:15। क्या 9 बजे इंजेक्शन लगाया है, 9:15 बजते ही यह अपने पीक एक्शन पर आ जाएगा? तो जवाब होगा कि यह पीक एक्शन पर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 9:45 AM, मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद से कितना समय बीत गया है, 45 मिनट बीत चुके हैं। क्या 45 मिनट पर यह अपने पीक लेवल पर रहता है? तो जवाब होगा कि सर बिल्कुल रहता है, क्योंकि यह 30 मिनट से लेकर 90 मिनट के बीच में अपने पीक एक्शन पर रहता है। तो हमारा सही जवाब जो है यह ऑप्शन बी होने वाला है कि 9:45 पर हाइपोग्लाइसीमिया के चांस हैं। फिर बात करते हैं तीसरा और चौथा भी गलत क्यों है, यह भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन हमने लिखा है 11 AM। 11 AM मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद से कितना समय बीत गया है, 2 घंटे। क्या 2 घंटे बाद भी वो इंसुलिन अपने पीक एक्शन पर रहता है कि नहीं रहता? तो नहीं रहता, इसलिए हमारा ऑप्शन सी नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी है 1 PM, मतलब लगभग 4 घंटे का समय बीत गया है। 4 घंटे पे तो उसका एक्शन धीरे धीरे कम होने की तरफ आ गया होगा। तो 4 घंटे के अंदर के बाद भी यह अपने पीक लेवल पर नहीं रहेगा, इसलिए 1 बजे भी हाइपोग्लाइसीमिया के चांस नहीं रहने वाले। क्लियर? तो यह था हमारा क्वेश्चन, जो कि दूसरा तरीका। पहला तो इंसुलिन के नाम पूछेंगे और दूसरा उनका पीक एक्शन पूछने के लिए इस प्रकार से घुमा फिरा के सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? कि कोई इंसुलिन दिया है, उसको इतने बजे दिया गया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा। इसके लिए आपको इंसुलिन का नाम पता होना चाहिए कि किस में आता है और उसका पीक एक्शन कब रहता है। इसके लिए आपको ये पूरा चार्ट आपको प्रॉपरली याद करना होगा। मीन्स उनके नाम, उनका ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन, ये वस्तुएं आपको याद करनी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन के बारे में ही कुछ और जानकारी डिस्कस करते हैं कि इन इंसुलिन को हम लगाते कौन से रूट से हैं। मीन्स इन्हें हम IM लगाते हैं, IV लगाते हैं या ओरल रूट से देते हैं। तो जवाब ये होगा कि जितने नाम हमने पढ़े वो सारे के सारे इंजेक्शन हैं। तो फिर ओरल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहां पर हमारे पास इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के 2 रूट होते हैं, एक होता है IV रूट और एक होता है सबक्यूटेनियस रूट। अब कौन कौन सा इंसुलिन IV और कौन सा सबक्यूटेनियस लगाते हैं वो भी समझें। हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होता है वह दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है। ध्यान दें, रैपिड एक्टिंग है, काम बहुत तेज दिखाता है, तो इमरजेंसी केस में भी काम आ सकता है। मीन्स किसी का शुगर लेवल अचानक से 400 पहुंच गया है, तेजी से उसका शुगर लेवल कम लाना है, तो हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन काम में ले सकते हैं।
तो यह रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होता है इसे हम आईवी रूट से भी दे सकते हैं, इसे हम सबक्यूटेनियस रूट से भी दे सकते हैं। हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है इसे भी हम आईवी रूट से भी दे सकते हैं, इसे हम सबक्यूटेनियस रूट से भी दे सकते हैं। क्लियर। हमारा तीसरे प्रकार का जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है यह केवल सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं, और चौथा हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होता है इसे भी हम केवल सबक्यूटेनियस रूट से लगाने वाले हैं। ध्यान दें, चारों प्रकार के इंसुलिन का रूट भी याद रखें। रैपिड और शॉर्ट दो माध्यमों से दे सकते हैं, आप चाहें तो आईवी रूट इस्तेमाल करें, आप चाहें तो सबक्यूटेनियस काम में लें। क्लियर। लेकिन इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग के केस में एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, हमें केवल सबक्यूटेनियस रूट से ही इस प्रकार के इंसुलिन को देना होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल इस प्रकार आते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, किस प्रकार सवाल बनेगा हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि आपको रेगुलर इंसुलिन मरीज को देना है लगभग 10 यूनिट्स, और आपको इसी मरीज को एनपीएच इंसुलिन भी देना है लगभग 8 यूनिट। ध्यान दें, लिखा यह गया है कि आपको रेगुलर इंसुलिन देना है 10 यूनिट्स, आपको एनपीएच इंसुलिन देना है 8 यूनिट्स। तो ऐसे केस में आप उस मरीज को ये दो प्रकार के इंसुलिन कैसे लगाएंगे? पहला तरीका तो हो सकता है, क्या इन दोनों इंसुलिन को अलग अलग सिरिंज में भरकर अलग अलग जगहों पर लगाया जाए? तो जवाब होगा कि अलग अलग लगाना जरूरी नहीं है, इन दोनों को साथ में मिक्स करके लगा सकते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। प्रेस्क्राइब है कि ये इंसुलिन भी लगाना है और ये इंसुलिन भी लगाना है, दोनों एक ही मरीज में लगाने हों तो दोनों को अलग अलग सिरिंज में भरना आवश्यक नहीं है, दोनों को एक ही सिरिंज में मिक्स करके लगा सकते हैं। अब एक ही सिरिंज में मिक्स कर सकते हैं तो फिर मिक्स करने का सीक्वेंस क्या रहेगा? मतलब पहले एनपीएच को भरना और फिर बाद में रेगुलर को भरना, ये सीक्वेंस रहेगा, या फिर पहले रेगुलर को भरना और बाद में एनपीएच को भरना सीक्वेंस रहने वाला है? तो ऐसे केस में हमारा सही जवाब तो यह है कि हम इस पेशेंट में एनआर वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर। हम पहले एनपीएच को सिरिंज में भरें और बाद में रेगुलर को सिरिंज में भरें, ये सीक्वेंस हम फॉलो नहीं करते हैं। हमारा सही सीक्वेंस जो रहता है वो आरएन है। आरएन मतलब रजिस्टर्ड नर्स। आप सभी जो रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आप अपने नाम के आधार पर ही नेमोनिक याद रख सकते हैं कि हम रजिस्टर्ड नर्स हैं और हम इंसुलिन भरते टाइम भी इस आरएन वाले सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे। आरएन मतलब, आर का मतलब पहले रेगुलर वाला इंसुलिन सिरिंज में भरना है और बाद में एनपीएच वाला इंसुलिन हमें सिरिंज में भरना होगा। ये क्वेश्चन जो है जीएमसीएच चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्या सीक्वेंस रहता है, तो सही जवाब होगा कि पहले रेगुलर वाले को भरें, बाद में एनपीएच वाले को भरें। अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल ऑब्वियसली क्रिएट हो रहा होगा कि सर ऐसा क्या जरूरी है कि पहले रेगुलर को ही सिरिंज में भरें बाद में एनपीएच को भरें? सिरिंज के अंदर तो दोनों इकट्ठा होने ही वाले हैं, तो फिर भरने के सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब मान लिया जाए कि एक सिरिंज में मैं दो वस्तुएं भरता हूं, एग्जाम्पल से समझें। एक जगह पर वाटर पड़ा हुआ है, एक जगह पर मिल्क पड़ा हुआ है। सिरिंज में पहले वाटर लेता हूं फिर मिल्क लेता हूं, सिरिंज में आके तो दोनों मिक्स हो ही जाएंगे, तो अलग अलग क्यों हैं? तो यहीं पर वो बात लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच दोनों को उसी सिरिंज में भरेंगे तो फिर सीक्वेंस का क्या मतलब है? सिरिंज में तो दोनों मिक्स होने ही वाले हैं, तो फिर हमें ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस क्यों फॉलो करना है? तो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो हमारे इंसुलिन के वायल खराब हो सकते हैं, ये भविष्य में एक प्रॉपर इस्तेमाल करने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या लॉजिक है, कैसे काम करने लायक नहीं रहेंगे, क्या रीजन होता है, हम समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा रेगुलर इंसुलिन का वायल है और ये हमारा एनपीएच इंसुलिन का वायल है। पहली बात तो ये जानते होंगे इंसुलिन का एम्पुल नहीं आता है, वायल आता है।
मतलब मल्टीपल यूज के लिए आता है, एक बार भर के लगाया और फेंक दिया ऐसा नहीं होता है। इसी वायल का इस्तेमाल हम काफी दिनों तक कर सकते हैं, कई सारे डोजेस देने के लिए इस्तेमाल ले सकते हैं। अब हुआ ये कि हमारे पास ये वायल था रेगुलर इंसुलिन का, ये वायल था एनपीएच इंसुलिन का। अब मैं आगे डिस्कशन शुरू करूं उससे पहले ये बताइए कि रेगुलर इंसुलिन किस में आता है? शॉर्ट एक्टिंग में आता है। तो शॉर्ट एक्टिंग को लगाने के कितने रूट हो सकते हैं? इसके तो हमारे पास दो रूट हो सकते हैं। इसे हम आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, इसे हम सब क्यूटेनियस रूट से भी लगा सकते हैं। एनपीएच इंसुलिन किस में आता है? तो यह इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में आता है। इसे हम केवल एक तरीके से लगा सकते हैं और वो एक तरीका होता है सब क्यूटेनियस तरीका। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। मान लिया जाए कि हमने एक स्टेराइल सिरिंज लिया और उस स्टेराइल सिरिंज को लेकर सबसे पहले गलती से हमने इस सीक्वेंस को ध्यान में न रखकर एनपीएच इंसुलिन वाले वायल में डाल दिया। ध्यान से एक एक तथ्य को समझें। मैं यहां पर यह डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप ये गलती वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो क्या नुकसान होगा। मान लेते हैं हमने इंसुलिन सिरिंज को पहले एनपीएच इंसुलिन में डाल दिया। कितना यूनिट चाहिए था? हमने 8 यूनिट चाहिए था, उसमें से 8 यूनिट भर लिया। 8 यूनिट भरने के बाद में उस सिरिंज को निकाला और अब उसी सिरिंज को हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो कि रेगुलर इंसुलिन का वायल है। अब अगर हमने उसी एनपीएच इंसुलिन वाली सिरिंज को निकालकर इसके अंदर डाला तो क्या यह हो सकता है कि उस 8 यूनिट जो सिरिंज में भरा हुआ है उसमें मामूली सा कतरा, उसमें थोड़ा सा इंसुलिन का पार्ट जो है वह इस वायल के अंदर गिर जाए? क्योंकि उस सिरिंज में होगा, उस निडल में होगा। जब हम इस वायल के अंदर प्रिक करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस रेगुलर के साथ में थोड़ा एनपीएच इंसुलिन भी गिर जाए? एनपीएच इंसुलिन क्यों गिर गया? क्योंकि हमने एनपीएच इंसुलिन से भरी सिरिंज को इस रेगुलर वाले वायल में डाला था। तो हो सकता है इसमें मामूली सा कतरा रेगुलर के साथ में एनपीएच का भी मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया। हमने इसमें से 10 यूनिट भरना था, 10 यूनिट भर भी लिया। इस मरीज के लिए तो वो 18 यूनिट हो गया और हमने लगा दिया। लेकिन इस प्रक्रिया को फॉलो करने से हमारे जो ये रेगुलर इंसुलिन का वायल था वो कंटामिनेट हो गया। कंटामिनेट मतलब अब ये प्योर नहीं रहा है, इसमें कोई दूसरा कंटेंट भी थोड़ा मिल चुका है। दूसरा कंटेंट थोड़ा मामूली कतरा किसका मिल गया है? तो वो एनपीएच इंसुलिन का मामूली सा कतरा मिल गया है। अब एनपीएच की खासियत क्या है? एनपीएच केवल और केवल कौन से रूट से लगा सकते हैं? केवल और केवल सब क्यूटेनियस रूट से लगा सकते हैं। क्या अब भविष्य में अगले पेशेंट को जब रेगुलर इंसुलिन आईवी रूट से देना होगा या इमरजेंसी में कभी ये इंसुलिन देना होगा तो क्या ये वायल जो है ये आईवी इंजेक्शन देने के काम आएगा कि नहीं आएगा? तो जवाब होगा कि ये वायल खराब हो गई, इसमें थोड़ा सा एनपीएच आकर गिर गया। अब ये वायल जो है कभी आईवी देने के काम में नहीं आएगी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एनपीएच गिर गया है और वो एनपीएच हम आईवी रूट से नहीं देते हैं। तो ये वायल हमारी कंटामिनेट हो गई, खराब हो गई। तो हम चाहते हैं कि ऐसा वायल खराब ना हो, उसका इस्तेमाल भविष्य में भी नॉर्मली होता रहे, प्रॉपरली होता रहे। तो अब हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं RN वाला। अब मैं बात करता हूं कि RN वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो क्या फायदा होगा। मान लेते हैं ये रेगुलर इंसुलिन की वायल है, ये एनपीएच इंसुलिन की वायल है। अब हम बात करते हैं कि अगर RN वाला सीक्वेंस फॉलो करें, मतलब हमें 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन लेना था, हमने इसके अंदर नीडल डाला और 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन भर लिया। सिरिंज कैसी ली थी? सिरिंज स्टेराइल ली थी, कोई कंटामिनेटेड नहीं थी। हमने स्टेराइल सिरिंज इसके अंदर डाला, 10 यूनिट्स भर लिया और निडल को निकाल लिया। क्या ये वायल बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल नॉन कंटामिनेटेड है? तो जवाब होगा कि बिल्कुल नॉन कंटामिनेटेड है। इसमें कोई अन्य पदार्थ आकर नहीं मिला है। हमने स्टेराइल सिरिंज से भरा था, 10 यूनिट चाहिए था, हमने 10 यूनिट लिया था। अब इस सिरिंज में से हमने
उस सिरिंज को निकालकर अब हमने 8 यूनिट एनपीएच इंसुलिन लेने के लिए उसी निडल को अब इस एनपीएच वायल में डाला है। अब उस निडल को अगर एनपीएच वाले वायल में डालेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस एनपीएच वाले के अंदर मामूली सा कतरा जो है वह रेगुलर इंसुलिन का भी गिर जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर का मामूली कतरा गिर सकता है, क्योंकि उस सिरिंज में हम पहले रेगुलर इंसुलिन भर चुके हैं और उसी निडल को हमने जब एनपीएच वाले वायल में डाला है तो इसके अंदर भी मामूली सा रेगुलर इंसुलिन गिर गया। मामूली सा गिरा होगा, मामूली कतरा इसमें रहा होगा, हमने 8 यूनिट चाहिए था वो निकाल लिया और मरीज को लगा दिया। अब आती है बात कि क्या अब ये वायल भविष्य में इस्तेमाल होने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बिल्कुल रहने वाला है। अब इस केस में हमारा रेगुलर का वायल तो बिल्कुल प्योर है, इसका इस्तेमाल हम आईवी या सब क्यूटेनियस के लिए आगे भविष्य में भी कर सकते हैं, अन्य मरीजों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एनपीएच वाले में मामूली सा क्या गिर गया है? एनपीएच रेगुलर गिर गया है, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भविष्य में जब हम एनपीएच वाले वायल से कोई भी इंसुलिन भरेंगे तो हमेशा उसे कौन से रूट से लगाएंगे? हम इस एनपीएच वाले को हमेशा सब क्यूटेनियस रूट से लगाते हैं और इसमें थोड़ा मामूली सा रेगुलर भी होगा, तो रेगुलर भी सब क्यूटेनियस से लग सकता है, तो इसके साथ में थोड़ा रेगुलर भी मिक्स होगा तो उसे तो हम सब क्यूटेनियस रूट से लगा ही सकते हैं। तो इसलिए आरएन सीक्वेंस का फॉलो करना किसी वायल को फेंक देने लायक नहीं रखेगा, दोनों का इस्तेमाल करने लायक स्थिति में रहेंगे। इसलिए सही सीक्वेंस रहता है कि पहले रेगुलर और बाद में एनपीएच। क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। रेगुलर और ये एनपीएच है। गलती से पहले एनपीएच वाले वायल में सिरिंज को डाला, इंसुलिन भरा और फिर उसी सिरिंज को रेगुलर वाले में डाला, तो रेगुलर वाले में साथ में क्या गिर जाएगा? एनपीएच गिर जाएगा, और एनपीएच गिर गया तो भविष्य में ये वायल आईवी देने के काम में नहीं आएगा, तो हमारा पूरा वायल खराब हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस एन आर वाले सीक्वेंस को फॉलो न करके हम आर एन वाला सीक्वेंस फॉलो करें। पहले रेगुलर को सेफली भर लेंगे, पहले रेगुलर को भर के फिर उस सिरिंज को एनपीएच वाले में डाल के भरेंगे। हो सकता है एनपीएच वाले में मामूली सा रेगुलर इंसुलिन गिर भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस वायल का इस्तेमाल आगे जब भी होगा तो वो कौन से रूट के लिए होगा? सब क्यूटेनियस रूट के लिए होगा, और चाहे उसमें एनपीएच हो, चाहे थोड़ा बहुत रेगुलर भी गिर गया हो, उसे सब क्यूटेनियस रूट से देने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है, हम इसका सीक्वेंस जो है वह आरएन वाली प्रक्रिया को फॉलो करने वाले हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर यहां पर यह लिखा जाए कि आपको 10 यूनिट्स जो है रेगुलर इंसुलिन देना है और आपको 5 यूनिट्स जो है वह ग्लेरिजिन इंसुलिन देना है। ध्यान दें, रेगुलर 10 यूनिट और 5 यूनिट ग्लेरिजिन। रेगुलर जो कि शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है और ग्लेरिजिन जो कि लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है। अगर एग्जामिनर ने यह पूछ लिया कि आपको 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन लगाना है और 5 यूनिट आपको ग्लेरिजिन इंसुलिन लगाना है, तो आपका लगाने का तरीका क्या रहेगा? क्या हम इन दोनों को भी एक ही सिरिंज में मिक्स करने वाले हैं? और मिक्स करेंगे भी तो सीक्वेंस क्या रहेगा? क्या हमारा सीक्वेंस RG रहने वाला है? मीन्स पहले रेगुलर बाद में ग्लेरिजिन, क्या ये सीक्वेंस रहने वाला है? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम इस प्रकार का सीक्वेंस इन दोनों के केस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? यहां पर एक विशेष पॉइंट याद रखना होगा कि कभी भी अगर ग्लेरिजिन इंसुलिन देने को एडवाइस किया गया है तो ग्लेरिजिन इंसुलिन शुड नेवर बी मिक्स विथ एनी अदर इंसुलिन। ध्यान दें, अगर ग्लेरिजिन इंसुलिन और साथ में कोई अन्य इंसुलिन का भी ऑर्डर लिखा गया है तो हमें इस इंसुलिन को तो सेपरेट ही लगाना होता है। ग्लेरिजिन इंसुलिन कभी भी किसी अन्य इंसुलिन के साथ में मिक्स नहीं किया जाता है।
तो अगर ऐसा सवाल आता है कि रेगुलर और ग्लेरिजिन देना है तो कैसे देंगे, तो आपका जवाब होगा दोनों को सेपरेट सिरिंज में भरकर सेपरेट साइट पर देने वाले, दोनों को अलग अलग जगह पर लगाएंगे और दोनों को अलग अलग सिरिंजेज में भरने वाले हैं। क्लियर। अब बात करते हैं जो हमने पढ़ा उसको ये समझें कि अगर रेगुलर मतलब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को साथ में देना है तो इनको एक सिरिंज में मिक्स कर पाना संभव है, लेकिन अगर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को देना है तो इसे हम मिक्स नहीं करने वाले हैं। हम ग्लेरिजिन इंसुलिन को कभी भी किसी अन्य इंसुलिन के साथ में मिक्स नहीं करते हैं। क्लियर। और अगला इंपॉर्टेंट तथ्य, अगर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है, 2 इंजेक्शन लगाने हैं, तो कम से कम उन 2 इंजेक्शन के बीच में 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। मीन्स अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 10 यूनिट्स रेगुलर भी लगाना है और 10 यूनिट्स ग्लेरिजिन भी लगाना है, तो ये बात तो हमने समझ ली कि दोनों को अलग अलग सिरिंजेस में भरना होगा और दोनों को अलग अलग लगाना होगा। तो 2 इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो उनके बीच में कम से कम 1 इंच का गैप होना चाहिए, मतलब कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ये सवाल भी एग्जाम में अभी हाल ही में एग्जाम में आ चुका है कि इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बीच में 2 इंजेक्शन साइट के बीच में कम से कम कितना गैप रहना चाहिए, तो कितना रहेगा, लगभग 2.5 सेंटीमीटर गैप दोनों के बीच में रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा इंसुलिन के टाइप्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। आगे हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द इंसुलिन थेरेपी। उम्मीद है इंसुलिन थेरेपी समझ में आ गई होगी। मैं कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करूं उससे पहले हमने जो इंसुलिन के प्रकार पढ़े हैं उसको मैं ब्रीफली फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इंसुलिन थेरेपी में टाइप्स पढ़ा, अकॉर्डिंग टू सोर्स कितने प्रकार हैं, 2, एक ह्यूमन एक एनिमल इंसुलिन। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं, रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। देन हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इंसुलिन का ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन क्या होता है, तो सभी के अंदर आने वाले एग्जाम्पल याद रखें। रैपिड वाले में 3 नाम, लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। शॉर्ट वाले में 1 नाम, रेगुलर इंसुलिन। हमारे इंटरमीडिएट वाले में 1 नाम, एनपीएच इंसुलिन। और लॉन्ग एक्टिंग वाले में 1 नाम, इंसुलिन ग्लेरिजिन। साथ ही उनके ब्रांड नेम जो लिखे गए हैं वो भी याद रखें। देन हमने सभी इंसुलिन के ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन के बारे में पढ़ा। तीनों में याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पीक एक्शन तो याद होना ही चाहिए। इससे संबंधित सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देन अगर हम कहें कि इनके लगाने के रूट के बारे में, तो रैपिड वाले को तो आईवी और सबक्यूटेनियस से लगा सकते हैं, शॉर्ट वाले को भी आईवी और सबक्यूटेनियस से लगा सकते हैं, हमारे इंटरमीडिएट वाले को सबक्यूटेनियस और लॉन्ग एक्टिंग वाले को भी सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। मिक्स कौन कौन से को कर सकते हैं, तो यहां पर होगा कि शॉर्ट एक्टिंग वाले को और हम इस इंटरमीडिएट एक्टिंग वाले को मिक्स कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब यह है कि केवल शॉर्ट को मिक्स करने की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों शॉर्ट एक्टिंग को, मीन्स ये भी बहुत शॉर्ट है, मीन्स रैपिड एक्टिंग है और शॉर्ट एक्टिंग, इन दोनों प्रकार के इंसुलिन को हम एनपीएच इंसुलिन के साथ में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है, जो ग्लेरिजिन वाला है, उसे कभी किसी अन्य इंसुलिन के साथ में मिक्स नहीं करने वाले हैं। क्लियर। और हमने अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह समझा कि जब 2 जगह पर इंजेक्शन लगाना हो तो कम से कम उनके बीच में 2.5 सेंटीमीटर का गैप रहना चाहिए। मीन्स 2 इंजेक्शन साइट के बीच में कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, 1 इंच का गैप होना चाहिए। अब इंसुलिन इंजेक्शन कहां कहां लगा सकते हैं, साइट के बारे में कंफ्यूजन है तो पता रखें, इंसुलिन इंजेक्शन को हम आर्म पे भी लगा सकते हैं, एब्डोमेन पे भी लगा सकते हैं, बैक में भी लगा सकते हैं। कहीं पर भी आप सबक्यूटेनियस रूट से लगाना चाहें तो कहीं पर भी सबक्यूटेनियस टिश्यूज में लगा सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा इंसुलिन थेरेपी के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी के बारे में। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी का मतलब समझें। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी,
कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन थेरेपी चल रही है तो इंसुलिन लेने के दौरान उसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, वो हम इस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी मीन्स अगर कोई टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है जिसमें इंसुलिन चल रहा है, अगर वो काफी दिनों से इंसुलिन थेरेपी ले रहा है तो इंसुलिन थेरेपी लेने के दौरान उसे क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हमारा पहला कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज द एलर्जिक रिएक्शन। पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन। अब नाम से ही क्लियर है, एलर्जिक रिएक्शन मतलब हो सकता है किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं और उसको एलर्जी हो जाए। अब जनरली इस इंसुलिन थेरेपी में जो एलर्जी देखी गई है वह सिस्टमेटिक एलर्जी नहीं देखकर लोकलाइज्ड एलर्जी दिखती है। मतलब जहां पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं वहीं पर रेडनेस देखने को मिलती है, वहीं पर खुजली आने लगती है। इस प्रकार की लोकलाइज्ड एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, मतलब रेडनेस होने लगती है और उस लोकलाइज साइट पर इचिंग भी हो सकती है, वहां पर खुजली आ सकती है। तो रेडनेस और इचिंग उस इंजेक्शन साइट पर देखने को मिल सकती है जब किसी व्यक्ति में एलर्जिक रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं कौन से मरीजों में चांसेस हैं कि इंसुलिन के लगाने के बाद एलर्जी हो जाए। तो उन व्यक्तियों में एलर्जी के चांस ज्यादा हैं जिनके अंदर एनिमल इंसुलिन इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान दें, इंसुलिन सोर्स के आधार पर कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था, एक एनिमल इंसुलिन और एक ह्यूमन इंसुलिन। अगर एनिमल इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी एलर्जी होने के चांस रहते हैं, ह्यूमन इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो एलर्जी के चांस नहीं रहते हैं। तो यहां ध्यान दें, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। क्यों होगी? एनिमल इंसुलिन का इस्तेमाल करने से होगी। अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गई तो क्या दिखाई देगा? तो रेडनेस और ईचिंग देखने को मिल सकता है। और हम बात करें कि अगर एलर्जिक रिएक्शन को रोकना है तो क्या करें? एनिमल इंसुलिन को बंद कर दिया जाए और उसके बदले में ह्यूमन इंसुलिन को चला दिया जाए। तो इस प्रकार हम एलर्जिक रिएक्शंस के चांसेस को रोक सकते हैं। तो हमारा पहला कॉम्प्लिकेशन जो हमने पढ़ा, बहुत ही सिंपल सा तथ्य है कि अगर किसी में इंसुलिन चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो पहली प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस हैं। 3-4 बातें पता रखनी है। एलर्जिक रिएक्शन किन में हो सकती है? तो आंसर होगा जो एनिमल इंसुलिन काम में लेते हैं। एलर्जी हो गया तो क्या लक्षण दिखेंगे? आंसर होगा इंजेक्शन साइट पर रेडनेस हो जाएगी, वहां खुजली आने लगेगी। और इसके अलावा तीसरा सवाल है कि अगर इंसुलिन थेरेपी के दौरान एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करना है तो क्या तरीका होगा? तो तब जवाब होने वाला है कि हम ह्यूमन इंसुलिन का इस्तेमाल करें और एनिमल इंसुलिन को अवॉइड करें, तो हम एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। हमारा दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज द लाइपोडिस्ट्रोफी। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है दैट इज द लाइपोडिस्ट्रोफी। अब पहले इस तथ्य का मतलब समझें, देन हम कारणों की बात करेंगे। लाइपोडिस्ट्रोफी, लाइपोडिस्ट्रोफी का तात्पर्य होता है, लाइपो मतलब लिपिड, लाइपो का मतलब लिपिड, लिपिड मतलब फैट, और डिस्ट्रोफी शब्द का तात्पर्य होता है डिस्टर्ब्ड हो जाना। क्लियर? डिस्टर्ब्ड ग्रोथ जब होती है तो उसे हम डिस्ट्रोफी बोलते हैं। और लाइपो का मतलब लिपिड होता है और लिपिड का मतलब होता है फैट। क्लियर? आपने एट्रोफी और हाइपरट्रोफी शब्द सुने होंगे। एट्रोफी का मतलब होता है कि ग्रोथ कम हो जाना, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है ग्रोथ ज्यादा हो जाना। वैसे ही हमने शब्द लिखा है डिस्ट्रोफी, और डिस्ट्रोफी का मतलब होता है ग्रोथ का डिस्टर्ब्ड हो जाना। नॉर्मल ग्रोथ से
अगर डिस्टरबेंस हो तो उसे हम डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। डिस्ट्रॉफी किसमें हुई है? फैटी टिश्यूज की ग्रोथ में हुई है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति जो कि इंसुलिन ले रहा है उसके शरीर के अंदर फैटी टिश्यूज की ग्रोथ डिस्टर्ब्ड हो जाए तो उसे हम लाइपोडिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्टरबेंस से क्या मतलब है। अगर हमारा ये टिश्यूज है, यहां पर अगर मान लिया जाए फैट है, उसके डिस्टर्ब्ड ग्रोथ से क्या मतलब है? वहां पर फैट कम हो गई है या बढ़ गई है? तो जवाब होगा कि सर फैट का कम हो जाना भी डिस्टरबेंस ही है और फैट का बढ़ जाना भी डिस्टरबेंस ही है। में चाहे तो नॉर्मल से कम हो जाए चाहे नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, दोनों ही डिस्टरबेंस को ही दर्शाते हैं। तो हमारा लाइपोडिस्ट्रॉफी जो होता है, ये लाइपोडिस्ट्रॉफी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें हमारा पहला टाइप होता है दैट इज लाइपोएट्रोफी। ध्यान दें, लाइपोडिस्ट्रॉफी दो प्रकार का होता है। पहला लाइपोएट्रोफी और दूसरा होता है लाइपोहाइपरट्रॉफी। ध्यान दें, पहला लाइपोएट्रोफी और दूसरा होता है लाइपोहाइपरट्रॉफी। तो अब ये बताइए इन दोनों में से डिस्ट्रॉफी कौन सा है? कंफ्यूज ना हो, नॉर्मल सिंपल सी लॉजिकल बातें हैं। एट्रोफी का मतलब फैटी टिश्यूज का कम हो जाना, उनकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाना, उसे हम लाइपोएट्रोफी कहेंगे। और लाइपोहाइपरट्रॉफी क्या है? तो लिपिड वाले टिश्यूज में ज्यादा ग्रोथ हो जाना, उसे हम लाइपोहाइपरट्रॉफी कहेंगे। तो अब ये बताइए इन दोनों में से डिस्ट्रॉफी कौन सा है, डिस्टर्ब्ड ग्रोथ कौन सा है? तो जवाब होना चाहिए कि दोनों ही डिस्ट्रॉफी हैं, क्योंकि नॉर्मल रहता तो फिर उसे सामान्य मान सकते थे, नॉर्मल से कम रह जाए तो भी डिस्टर्ब्ड ही है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तब भी डिस्टर्ब्ड ही है। इसलिए हमने लाइपोडिस्ट्रॉफी के दो प्रकार लिखे हैं, पहला लाइपोएट्रोफी और दूसरा लाइपोहाइपरट्रॉफी। अब दोनों के बारे में हम बात करते हैं कि लाइपोएट्रोफी क्या होता है, क्यों होता है, इस बारे में बात करते हैं। तो लाइपोएट्रोफी सबसे पहले बात करते हैं कि यह होता क्यों है। तो जवाब होगा लाइपोएट्रोफी तब होता है जब हम इंसुलिन के रूप में एनिमल इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर हम इंसुलिन के रूप में एनिमल इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो लाइपोएट्रोफी होता है। लाइपोएट्रोफी अगर हो गया, किसी जगह पर फैटी टिश्यूज में ग्रोथ कम हो जाती है तो हमें डिंपल इन द स्किन दिखाई देगा। अब डिंपल इन द स्किन क्यों? सिंपल सी बात है, पहले डिंपल का मतलब समझें। डिंपल का मतलब होता है गड्ढा हो जाना, डिप्रेशन हो जाना। अब सिंपल सा पॉइंट है, अगर मान लिया जाए ये हमारी मस्कुलर संरचना है, इसके नीचे थोड़ी फैट भी जमा हो सकती है। अगर यहां पर फैटी टिश्यूज की ग्रोथ कम हो जाएगी, वहां एट्रोफी हो जाएगी, तो यहां गड्ढा दिखाई देगा या उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो सिंपल कॉमन सेंस का जवाब होगा कि सर अगर यहां पर फैटी टिश्यूज कम हो जाएं, एक लोकलाइज जगह पर फैट कम हो जाए तो वहां हमें गड्ढा दिखाई देगा। इसलिए हमने लिखा है कि ऐसी कंडीशन में डिंपल इन द स्किन दिखाई देता है। अब आती है बात कि इसको रोकना है तो क्या करें, इसे प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? तो जवाब यह होने वाला है, अगर लाइपोएट्रोफी को रोकना है तो एनिमल इंसुलिन को बंद कर दिया जाए और ह्यूमन इंसुलिन को चालू कर दिया जाए। तो इसका मतलब लाइपोएट्रोफी में तीन बातें पता रखनी है। पहली बात, लाइपोएट्रोफी हुआ क्यों? तो जवाब होगा एनिमल इंसुलिन काम में लेने की वजह से। दूसरा सवाल, लाइपोएट्रोफी हो गया तो हमें असेसमेंट में क्या दिखेगा? हमें असेसमेंट में स्किन के अंदर डिंपल गड्ढे दिखाई देंगे, क्योंकि फैटी टिश्यूज की ग्रोथ कम हो गई है। तीसरा सवाल, लाइपोएट्रोफी को अगर प्रिवेंट करना है तो क्या किया जाना चाहिए? तब जवाब होगा कि एनिमल इंसुलिन का इस्तेमाल बंद करके ह्यूमन इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे तो हम लाइपोएट्रोफी के चांसेस को रोक सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लाइपोहाइपरट्रॉफी के बारे में।
हम बात करेंगे लाइपो हाइपरट्रॉफी के बारे में। नाम से ही क्लियर है, हाइपरट्रॉफी का मतलब है ग्रोथ ज्यादा हो जाना। मतलब अगर फैटी टिश्यूज में ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी तो उसे हम लाइपो हाइपरट्रॉफी के नाम से जानते हैं। इस केस में भी हम 2-3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, लाइपो हाइपरट्रॉफी होता क्यों है, तो यहां पहला जवाब होगा कि इट अकर्स ड्यू टू द रिपीटेड यूज ऑफ सेम इंजेक्शन साइट। क्यों होने वाला है? रिपीटेड यूज ऑफ द सेम इंजेक्शन साइट की वजह से यह लाइपो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। क्या मतलब है वो समझें। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मान लिया जाए टाइप 1 का मरीज था, उसे दिन में 2-3 बार इंसुलिन लगाना पड़ता है। आपने अगर मरीज देखे हो तो पता भी होगा कि हर बार खाना खाने से पहले उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है। मरीज ने यह गलती कर दिया है कि जब भी खाना खाने से पहले उसे इंसुलिन लगाना होता है, हर बार वो इंसुलिन को भर भर के उसी जगह पर लगाता रहता है। अगर रिपीटेडली उसने सेम इंजेक्शन साइट का इस्तेमाल किया, वहीं पर बार बार इंजेक्शन लगाते रहे, तो ऐसी स्थिति में वहां पर थोड़ा एरिया हार्ड हो जाएगा, वहां पर थोड़ा फाइब्रोसिस होने लगेगा, वहां थोड़ा फैट जमा होने लगेगी। और अगर वहां पर बार बार इंजेक्शन लगाने से फाइब्रोसिस और थोड़ा फैट जमा हो गया तो हमें एलिवेशन इन द टिश्यूज दिखाई देगा। क्या दिखाई देने वाला है? एलिवेशन। अब ये बताइए, एक जगह पर कहीं बार बार इंजेक्शन लगाएं, वहां एरिया हार्ड हो जाए, थोड़ा फैट जमा हो जाए, तो वो गांठ वाला हिस्सा उभरा हुआ दिखेगा कि गड्ढे की तरह दिखेगा? तो सिंपल सा आंसर है कि वहां गांठ जैसा बन गया है, वहां फैट जमा हो गई है, तो वो हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा। मतलब एलिवेशन इन द स्किन देखने को मिलेगा। क्या लाइपो हाइपरट्रॉफी को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो आंसर होगा बाय रोटेटिंग द साइट ऑफ इंजेक्शन। किस प्रकार प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय रोटेटिंग द साइट ऑफ द इंजेक्शन। अब रोटेटिंग द साइट ऑफ द इंजेक्शन का मतलब यह है कि अगर मरीज को दिन में 3 बार इंसुलिन लगाना पड़ रहा है तो उसे हमें यह एडवाइस करना है कि आपको साइट को रोटेट करते रहना है। यहां रोटेट का मतलब इंजेक्शन लगाकर ऐसे रोटेट करने से नहीं है। यहां पर रोटेट करने का तात्पर्य है कि अगर आपने एक बार इंसुलिन आर्म पर लगाया है तो फिर दूसरी बार एब्डोमेन में लगाएं, तीसरी बार बैक पर लगाएं। ऐसे साइट को बदल बदल कर इंजेक्शन लगाते रहें, बार बार एक ही जगह पर इंजेक्शन न लगाएं। इस प्रकार का एडवाइस देकर हम लाइपो हाइपरट्रॉफी के चांसेस को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रकार का डिस्ट्रॉफी। पहला तो हमने लिखा लाइपो एट्रोफी और दूसरा लाइपो हाइपरट्रॉफी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इंसुलिन थेरेपी के, वो और भी रिमेनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम इंसुलिन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे थे और इंसुलिन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन में 2 कॉम्प्लिकेशन पढ़ चुके हैं। तो याद रखें, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की जो रिमेनिंग कॉम्प्लिकेशन है वो पढ़ने वाले हैं। आज 2 कॉम्प्लिकेशन कौन से पढ़े, मैं लास्ट में रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। पहला कॉम्प्लिकेशन है एलर्जिक रिएक्शन। इसमें 3 बातें याद रखनी है। एलर्जी क्यों होती है? तो एनिमल इंसुलिन काम में लेने से। एलर्जी हो गई तो क्या दिखेगा? रेडनेस और ईचिंग दिखेगा। उसे रोकना है तो क्या करें? एनिमल वाले को हटाकर ह्यूमन इंसुलिन का इस्तेमाल कर दें। तो यही 3 बातें हमने लिखी हुई हैं। फिर हमने बात करी दूसरे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। दूसरा कॉम्प्लिकेशन था लाइपोडिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी का मतलब डिस्टर्ब्ड ग्रोथ ऑफ द फैट। मतलब किसी जगह पर फैट का डिस्टरबेंस हो गया है। डिस्टरबेंस फिर 2 तरह का हो सकता है, या तो फैट में एट्रोफी, कमी हो गई होगी, गड्ढा पड़ गया होगा, या फिर लाइपो हाइपरट्रॉफी, ज्यादा फैट जम गया होगा तो एलिवेशन हो गया होगा। तो हमने 2 नाम लिख दिए, लाइपो एट्रोफी और लाइपो हाइपरट्रॉफी। दोनों के बारे में 3-3 पॉइंट हमने पढ़े। लाइपो एट्रोफी के बारे में पहला पॉइंट, ये हुआ क्यों था?
तो जवाब होगा एनिमल इंसुलिन काम में लेने से। अगर ये हो गया तो हमें क्या लक्षण दिखेगा? हमें डिंपल इन द स्किन दिखाई देगा, गड्ढा दिखाई देगा। इसे रोकना है तो क्या करें? हम ह्यूमन इंसुलिन का इस्तेमाल करें, एनिमल इंसुलिन को अवॉइड कर दें। यह हो गया लाइपो एट्रोफी के बारे में। और अगला हमने पढ़ा लाइपो हाइपरट्रॉफी। इसके बारे में भी 3 बातें पता रखनी है। पहला, ये हुआ क्यों था? ड्यू टू रिपीटेड यूज ऑफ द सेम इंजेक्शन साइट, एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन लगाने से यह हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर ये हो गया तो क्या लक्षण दिखेगा? तो एलिवेशन इन द टिश्यूज दिखाई देगा। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर इसे प्रिवेंट करना है तो क्या किया जाए? तो हम इंजेक्शन साइट को रोटेट करते रहें, साइट को बदल बदल कर इंजेक्शन लगाते रहें। इस प्रकार हम लाइपो हाइपरट्रॉफी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ लिए हैं। 3 कॉम्प्लिकेशन और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।